हेलो एंड वेलकम, मैं रामेश्वर। और आज हम जो पिछला वीडियो डिस्कस कर रहे थे RSRTS 2021 का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसको आगे बढ़ाते हैं। जी आज तो चलते हैं अगली स्लाइड पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पिछले जो वीडियो हमने डिस्कस किया था उसमें हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे, यानी कि विश्व और भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल के बारे में चर्चा कर चुके थे। अब हम भारतीय संविधान से संबंधित जो भी सिलेबस में दिया गया उसको लेकर चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भारतीय संविधान और जो राज्य व्यवस्था उससे संबंधित क्या क्या RPSC द्वारा सिलेबस निर्धारित किया गया है वो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर। संवैधानिक विकास एवं भारतीय संविधान, संवैधानिक विकास और भारतीय संविधान के बारे में क्या क्या पढ़ना है। तो जो संवैधानिक विकास था, भारत शासन अधिनियम 1935 तक जो भी अधिनियम लाए गए थे संविधान के विकास से संबंधित, जो चार्टर अधिनियम हो गए, इसमें रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था वो हो गया। तो वहाँ से लेकर जो 1935 तक के जो अधिनियम दिए गए थे उनके बारे में एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो वहाँ से लेकर 1935 के अधिनियम तक सारा एक हमें नॉलेज रहना ज़रूरी है। उसके बाद संविधान सभा का गठन कब हुआ था, कितने सदस्य थे, तो ये सब चीज़ें पूछी जा सकती है। प्रारूप जो संविधान सभा में जो प्रारूप समिति थी, कितनी समितियाँ थी, मेजर जो समितियाँ थी उनके बारे में भी हमें नॉलेज रहना आवश्यक है। जैसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर थे, और इसके अलावा कितने सदस्य थे, तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एग्जाम में यही सब चीज़ें पूछी जाती है। इसके अलावा भारतीय संविधान की प्रकृति, नेचर जो है संविधान वो कैसा है, प्रस्तावना, उद्देश्य का प्रस्तावना बिल्कुल याद होनी चाहिए। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो प्रस्तावना में कौन सा संशोधन किया गया था, क्या क्या ऐड किए गए थे उसमें संशोधन के द्वारा, तो वो सब याद होनी चाहिए, क्योंकि प्रस्तावना ही जो भारतीय संविधान का सार है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके अलावा मौलिक अधिकार के बारे में जो भी वर्तमान में जो जो मुद्दे चल रहे हैं वो सब याद होने चाहिए। DPSP, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, उनके बारे में भी बिल्कुल डिटेल में नॉलेज रहना ज़रूरी है। मौलिक कर्तव्य जो संविधान के आर्टिकल 51A में उनका प्रावधान किया गया है, तो ये सब पता होना चाहिए। कब जोड़े गए, कौन सी समिति की सिफारिश के आधार पर इनको जोड़ा गया, तो ये सब चीज़ें पता होना ज़रूरी है। पिछली बार भी RPSC जो प्री एग्ज़ाम हुई थी RS की, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो समिति थी जिसने जो मौलिक कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी उनमें से कौन कौन से सदस्य नहीं थे, तो ये पूछा गया था। हार्ड क्वेश्चन था, लेकिन अगर ये पढ़ा होता तो आराम से किया जा सकता था। इसके अलावा संघीय ढांचे का क्या प्रावधान भारतीय संविधान में, तो इसके बारे में नॉलेज रहना जरूरी है। संवैधानिक संशोधन, जो मूल संवैधानिक संशोधन में होती है, जो महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन है उनके बारे में पता होना बहुत आवश्यक हो जाता है। आपातकालीन प्रावधान क्या क्या है, आपातकालीन प्रावधान जो संविधान के जो आर्टिकल 352, 356 और 360 में दिए गए, तो उनके बारे में भी नॉलेज रहना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जनहित याचिका PIL के बारे में, ये कहाँ से अपनाया गया, शुरुआत कहाँ हुई थी इसकी, पिछली बार भी RS प्री में क्वेश्चन पूछा जा चुका, तो इसके बारे में नॉलेज रहना जरूरी है। न्यायिक पुनरावलोकन, कौन से जो देश है वहाँ से ये अपनाया गया, तो ये सब चीज़ें पता होना बहुत आवश्यक हो जाता है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन, जो शासन है इंडिया में वो किस प्रकार का है, राज्य की प्रकृति क्या है, भारत में लोकतंत्र, राज्यों का पुनर्गठन, गठबंधन सरकारें, राजनीतिक दल, राष्ट्रीय एकीकरण, तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। राष्ट्रीय एकीकरण जो हुआ था, राष्ट्र का एकीकरण हुआ था, उसमें लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल का क्या योगदान था, किस प्रकार उन्होंने जो रियासतें शामिल नहीं हो रही थी भारत में, उनको किस प्रकार से सम्मिलित किया गया, तो ये सब चीज़ें पता होना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा संघीय और राज्य कार्यपालिका, संघीय राज्य कार्यपालिका में क्या क्या होते हैं, जैसे संघीय कार्यपालिका की बात करें तो मंत्रिमंडल, जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो मंत्रिमंडल होता है उनके क्या क्या कार्य होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के क्या कार्य होते हैं, क्या भूमिका होती है,
मंत्रिमंडल में कैसे वह अपनी भूमिका निभाता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर एक गहन में अध्ययन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है। राज्य कार्यपालिका जैसे सीएम, मंत्रिमंडल, इसके अलावा राज्यपाल की क्या भूमिका रहती है सरकार में, तो ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। इसके अलावा संघीय और राज्य विधानमंडल, उनके बारे में संविधान में क्या प्रावधान है। इसके अलावा जो अध्यक्ष हैं, जो विधानमंडल के अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, संघीय जो विधायिका है उसके अध्यक्ष होते हैं, उनके बारे में भी नॉलेज रहना जरूरी है। इसके अलावा न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके अलावा जो हाई कोर्ट के नीचे जो अधीनस्थ न्यायालय, उनके बारे में भी नॉलेज रहना जरूरी है। उनके बारे में संविधान में क्या प्रावधान है। जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनको नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है, हटाने की क्या प्रक्रिया है, जो महाभियोग है उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के जो महाभियोग प्रक्रिया होती है, आर्टिकल 61 में जिसका प्रावधान किया है उसके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ, कार्य हैं, उसके बारे में नॉलेज रहना जरूरी है, तथा संविधान में उसके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए, इन सभी चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा संसद जो के दो सदन है, उनके अध्यक्ष, इसके अलावा कितने सदस्य रहते हैं, इसके अलावा जो संसद में जो विशेषाधिकार दिए गए सदस्यों को, उसके बारे में भी नॉलेज रहना जरूरी है। संसद की समितियाँ, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते, तो एक डिटेल में अध्ययन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, सर्वोच्च न्यायालय जो है उसमें कितने न्यायाधीश है, वर्तमान में न्यायाधीश कितना बढ़ाया गया, कितने न्यायाधीश वर्तमान में हैं, अध्यक्ष को वो जो मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये सब चीज़ें पता होना जरूरी है। निर्वाचन आयोग की कार्य क्या है, वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन कौन है, सीएजी कौन है, सीएजी की कार्य क्या है। योजना आयोग की जगह कौन सा जो नीति आयोग आया है उसके बारे में ढंग से नॉलेज रहना जरूरी है। राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में पता होना चाहिए, जो हिस्ट्री है, इसके पीछे इतिहास था, उसके बारे में पता होना चाहिए। मुख्य सतर्कता आयुक्त के कार्य क्या होती हैं ये पता होना चाहिए, उसका कार्यकाल कितना है, उसकी शक्तियाँ क्या है। मुख्य सूचना आयुक्त में शर्तें, उसके नियुक्ति कौन करता है, कौन सी समिति सिफारिश करती है, ये सब पता होना चाहिए। जो लोकपाल है वो बहुत चर्चा में रहा था, क्योंकि फर्स्ट जो लोकपाल है उसकी नियुक्ति की गई थी, तो इसलिए ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में पढ़ना जरूरी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले जो सरकार है, केंद्र सरकार ने संशोधन किया था मानवाधिकार तथा सूचना अधिकार में, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा स्थानीय स्वायत्त शासन और पंचायती राज व्यवस्था, जिनको जो 92 में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा संवैधानिक मान्यता दी गई थी, तो इनके बारे में एक डिटेल में जो नॉलेज है वो ज़रूरी है, क्योंकि जो ग्रास रूट लेवल पे जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हुआ है वो इन्हीं के द्वारा हुआ है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इनको भी पढ़े। इसके अलावा लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में राष्ट्रीय लोक नीति, जो लोक नीति है, सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती है वो कौन सी जो पॉलिसीज है उसके बारे में नॉलेज रहना जरूरी है। जो इसलिए जो करंट अफेयर्स है उनको डेली टू डेली पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा विभिन्न विधिक अधिकार, नागरिक अधिकार पत्र, इनके बारे में भी नॉलेज रहना जरूरी है। अब हम देख लेते हैं कि जो भारत की जो राज्य व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए कौन सी बुक सबसे अच्छी हो सकती है। जैसा कि मैंने एक्सपीरियंस किया, जब मैं तैयारी कर रहा था, तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छी बुक जो मेरे को लगी वह है जो एम लक्ष्मीकांत द्वारा जो निकाली जाती है बुक, जो मैग्रू हिल जो पब्लिकेशन है उसके द्वारा पब्लिश की जाती है। तो इसका जो नवीनतम संस्करण है वो लीजिएगा आप, क्योंकि उसमें जो भी अमेंडमेंट संविधान में हुए हैं, जैसा कि धारा 370 को हटाया गया। इसके अलावा जो नए केंद्र शासित प्रदेश बने या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में जो कुछ संशोधन हुआ उसके बारे में। इसके अलावा मानवाधिकार आयोग, सूचना अधिकार आयोग, इनमें भी जो संशोधन हुए तो वो सभी इसमें अमेंड कर दिए गए। इसलिए सबसे जो अच्छी बुक हो जाती है वह जो कॉन्स्टिट्यूशन तथा इंडियन पॉलिटी के हिसाब से वह एम लक्ष्मीकांत है, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। इसके अलावा आप जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है जो पॉलिटी की है, जो संविधान के बारे में दिया गया, उसको भी फॉलो कर सकते हैं।
अब ऐसा नहीं कि आप सारी बुक को पढ़ेंगे, बुक में वही चीज़ें पढ़ें जो आपके सिलेबस में दी गई, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था। तो सिलेबस में से जो पॉइंट्स है, सिलेबस के जो पॉइंट्स है उसको बुक में छाटिए और उसके अनुसार पढ़िए। ऐसा कि नहीं सारी बुक्स पढ़ेंगे, सारी बुक्स को नहीं पढ़ना है, सारी बुक्स को पढ़ फिर मतलब क्या है सिलेबस का, इसलिए सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना है हमें। चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली जो ये है आप देख पा रहे हो, जो अर्थव्यवस्था के बारे में सिलेबस में क्या दिया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था या फिर जो इकोनॉमी की जो कंसेप्ट है उसके बारे में क्या क्या पढ़ना है। जैसे आप देख पा रहे हैं मूलभूत सिद्धांत अर्थ जो इकोनॉमिक्स के, वो बजट निर्माण, बैंकिंग, लोक वित्त, राष्ट्रीय आय, संवर्धी विकास का आधारभूत ज्ञान, लेखांकन अवधारणा, उपकरण प्रशासन में उपयोग, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार, राजकोषीय एवं जो मौद्रिक नीतियाँ, वो सब्सिडी, लोक वितरण प्रणाली, ई कॉमर्स काफ़ी चर्चा में रहता है क्योंकि भारत में इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मुद्रास्फीति भी इस टाइम बहुत ही जो हॉट टॉपिक है क्योंकि इस टाइम महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या इसका कंसेप्ट है, प्रभाव नियंत्रण के क्या तंत्र है, आरबीआई भी करता है। इसके अलावा राजकोषीय पॉलिसी द्वारा भी, राजकोषीय सरकार की राजकोषीय नीति द्वारा भी इसको कंट्रोल किया जाता है, उसके बारे में पता होना जरूरी है। आर्थिक विकास और आयोजन, जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनका क्या लक्ष्य थे, रणनीति, उपलब्धियां। पंचवर्षीय योजनाएं अब नहीं चलती है तो उसकी जगह जो नीति आयोग है, नीति आयोग के बारे में एक डिटेल में हमें नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना की जो हिस्ट्री है उसके बारे में भी पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बन सकते हैं। अर्थव्यवस्था के जो प्रमुख क्षेत्र है जैसे कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार, वर्तमान स्थिति, वर्तमान में इनका कितना योगदान है जीडीपी में कितना प्रतिशत योगदान है, और इनसे संबंधित कौन कौन से मुद्दे, कौन कौन सी योजनाएं चल रही, कौन कौन सी जो सरकार द्वारा नीतियाँ चला रही, तो उनके बारे में डिटेल में नॉलेज रहना जरूरी है। प्रमुख आर्थिक समस्याएं, सरकार की पहल आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण, जो जैसे 1991 में जो सुधार किए गए थे, एलपीजी मॉडल लाया गया था, वैसे ही जो वर्तमान में भी जो जैसे वर्तमान में सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत का जो कंसेप्ट चलाया गया, डिजिटल इंडिया का कंसेप्ट चलाया गया, तो इसके बारे में डिटेल में नॉलेज रहना जरूरी है। अब इन जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके लिए कौन कौन सी बुक्स सबसे अच्छी हो सकती है, तो जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, जो रमेश सिंह द्वारा जो मैग्रू हिल जो पब्लिकेशन है उसके द्वारा जो निकाली जाती है बुक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए ही है, एक फोकस बुक है। तो इसमें से जो अपने सिलेबस में आरपीएससी द्वारा जो आरएस के सिलेबस में है, प्री के सिलेबस में, उसमें से जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो इस बुक में से छाटिए। सभी टॉपिक नहीं पढ़ना, केवल वही टॉपिक पढ़ना है जो सिलेबस में दिए गए। इसके अलावा आप जो एनसीईआरटी बुक्स है 11th की एनसीईआरटी बुक फॉलो कर सकते हैं, 11th की एनसीईआरटी बुक फॉलो कर सकते हैं जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के बारे में दिखाया गया है। इसके अलावा जो मूल सिद्धांत रहते हैं इकोनॉमिक्स के वो इसमें से पढ़ सकते हैं आप 12th की एनसीईआरटी में। तो वही टॉपिक पढ़ें जो सिलेबस में दिए गए, सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए उनको छाटिए तथा उसके बाद इसमें से पढ़ लीजिए। इसके अलावा जो आप प्रीफर कर सकते हो जैसे जो विजन की जो 365 होती है, प्रीलियम 365 या मेंस 365, उसको फॉलो कर सकते हो आप उसमें से, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है, अर्थव्यवस्था का पोर्शन होता है इकोनॉमी का, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है वो करंट अफेयर्स को लेकर आती है। इसलिए जो विजन की जो 365 होती है उसमें पूरे जो ईयर का जो करंट अफेयर्स होता है वो उसमें एक कलेक्शन के रूप में दे दिया जाता है, इसलिए आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अब जो अगला है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, उसमें आप पढ़ सकते हो, और जो टॉपिक दिए गए हैं जो सिलेबस में है वो अपने क्या पढ़ना है आरएसपी के लिए वो देख सकते हैं। अर्थव्यवस्था का वृहत परिदृश्य, अर्थव्यवस्था में क्या क्या होता है, कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, जैसे कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे, समृद्धि, विकास, इस समय जो जीडीपी है उसकी वृद्धि दर क्या है, पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था आरएसपी में, तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है, उद्योग का कितना योगदान, सेवा क्षेत्र का कितना योगदान है जीडीपी में, ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आधारभूत संरचना और संसाधन कौन कौन से राजस्थान में, इनको लेकर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रमुख विकास परियोजनाएं कौन कौन सी चल रही है, तो इनको लेकर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
कार्यक्रम और योजनाएं राज्य सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए। तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी ज़रूरी है, क्योंकि ये सब जो योजनाएं चलाती है सरकार जो योजनाएं चलाती है उनसे क्वेश्चन पूछना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि जो सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती है वह जनता के लिए बहुत ही कल्याणकारी होती है, इसलिए क्वेश्चन पूछना अनिवार्य हो जाता है। अब देख लेते हैं इसके लिए कौन कौन सी बुक हम प्रीफर कर सकते हैं। जो राजस्थान इकोनॉमी को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो राजस्थान की आर्थिक समस्या होती है, इकोनॉमिक रिव्यू होता है राजस्थान का आर्थिक समीक्षा, जैसे 2020-21 का पढ़ना है RS प्री 2021 के लिए 20-21 का इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए इसको ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें से लगभग कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे, तो इसको ढंग से पढ़ लेना है। इसके अलावा जो अर्थव्यवस्था का जो स्टैटिक पोर्शन है राजस्थान की अर्थव्यवस्था का, वो आप अलग से राजस्थान पार्ट 1 से पढ़ सकते हैं, जिसमें जियोग्राफी के अलावा राजस्थान की इकोनॉमी का भी वर्णन किया गया है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब जो सिलेबस है उसका जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाला सेक्शन है, साइंस टेक वाला सेक्शन, उसमें क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं वो देख लेते हैं। जो बेसिक जो साइंस है उसके बारे में नॉलेज रहना ज़रूरी है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी, क्योंकि जो 21वीं सदी है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनकी जो यूज है वो बहुत बढ़ गया है, क्योंकि जो गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस है उसमें इसका बहुत सारा योगदान हो गया है। इसके अलावा ई कॉमर्स, तो साइंस एंड टेक तथा इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का योगदान बढ़ने के कारण जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन से क्वेश्चन बनना बहुत ही अपरिहार्य हो जाता है, इसलिए इसको गहन स्टडी करना जरूरी है। उपग्रह तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। कौन सा जो अभी कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया था, कौन सी सैटेलाइट द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये सब चीज़ें पढ़ना जरूरी है। कौन से जो लॉन्च व्हीकल होते हैं उनके द्वारा किया गया तो ये सब चीज़ें पढ़ना जरूरी है। रक्षा प्रौद्योगिकी में क्या हाल ही में डेवलपमेंट हुई है, कौन सी जो जैसे मिसाइल है उसका कौन सी मिसाइल को लॉन्च किया गया, कौन सी मिसाइल को जो सेनाएं हैं भारत की उनके द्वारा अपनाया गया, तो ये सब चीज़ें पढ़ जाए। नैनो प्रौद्योगिकी में क्या हाल ही में डेवलपमेंट हुए, तो ये सब चीज़ें भी पढ़ना जरूरी हो जाती है। इसके अलावा मानव शरीर, आहार, पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, जो कि एक स्टैटिक पोर्शन हो जाता है, उसको भी बेसिक नॉलेज रहना जरूरी है। इसके अलावा पर्यावरण और पारिस्थितिक परिवर्तन या तथा इसके प्रभाव क्या क्या हुए, जो हाल ही में क्या कौन कौन सी जो पर्यावरण पारिस्थितिक परिवर्तन को लेकर कौन कौन सी जो मीटिंग हुई वैश्विक लेवल पे या इंडिया लेवल पे, उसके बारे में बेसिक नॉलेज रहना जरूरी है। जैव विविधता, जैव प्रौद्योगिकी तथा अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में हाल ही में क्या डेवलपमेंट हुए, उनके बारे में नॉलेज रहना जरूरी है। राजस्थान के विशेष संदर्भ में कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी तथा पशुपालन में क्या क्या हाल ही में डेवलपमेंट हुए उनके बारे में, तथा स्टैटिक पोर्शन जो भी है इसके बारे में, उनके बारे में नॉलेज रहना जरूरी है। राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास, राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास के बारे में एक बेसिक आइडिया रहना जरूरी है। अब हम इसके लिए कौन सी बुक प्रेफर करना चाहिए वो देख लेते हैं। तो इसके लिए जैसा कि आप स्क्रिप्ट में देख पा रहे हो, 2 बुक्स है जो साइंस, जो बेसिक साइंस के लिए आप जो राइट साइड में बुक है वो उसको प्रीफर किए, दृष्टि पब्लिकेशन द्वारा जो जारी की जाती है उसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए जो लेफ्ट साइड में बुक है वो भी दृष्टि पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की जाती है। तो इन दोनों में से जो भी अपने सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उनको छाटिए बुक में से और उन्हीं को बार बार पढ़िए। इसके अलावा जो विजन के द्वारा जो पीटी प्रीलिम्स 365 जारी की जाती है, प्रीलिम 365, उसको भी आप पढ़िए, क्योंकि जो साइंस और टेक का जो पोर्शन रहता है, साइंस एंड टेक का, उसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो करंट अफेयर्स को लेकर बनते हैं, इसलिए करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इसलिए आप विजन 365 को जरूरी प्रीफर कीजिए। चलते हैं अगले पोर्शन की तरफ। अगला पोर्शन है तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, मतलब रीजनिंग और एप्टीट्यूड। तो इसके लिए जो तार्किक दक्षता है उसमें से जो टॉपिक है वो कथन,
मान्यता, कथन, तर्क, कथन, निष्कर्ष, कथन, कार्यवाही, विश्लेषणात्मक, तर्क क्षमता। तो ये टॉपिक है, ये रीजनिंग का पोर्शन ज़्यादा नहीं है, तो इसे किसी भी बुक से आप ले सकते हो। आगे हम डिस्कस करेंगे कौन सी बुक प्रीफर करोगे आप, लेकिन ये जो रीजनिंग का जो सिलेबस है वो ज़्यादा नहीं है, छोटा सा है, इसको आप बहुत ही कम समय में कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता, तो साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करना होगा। मानसिक योग्यता में संख्या श्रेणी, अक्षर श्रेणी, बेमेल, कूट, कोडिंग, डिकोडिंग, संबंध, आकृतियाँ। तो रीजनिंग तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप रीजनिंग किसी भी बुक से कंप्लीट कर सकते हो। इसके लिए ये ज़रूरी है बस आप उसकी जो प्रैक्टिस है रीजनिंग के क्वेश्चन की, वो प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। इसके अलावा जो अंक गणित है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन है, गणितीय, सांख्यिक विश्लेषण, संख्या से संबंधित मुद्दे, परिणाम का क्रम, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, साधारण, चक्रवृद्धि ब्याज, आंकड़ों का विश्लेषण। तो ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस, मैथ और रीजनिंग के आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जिस किसी की भी जिस स्टूडेंट की, जिस भी साथी की अगर मैथ और रीजनिंग अच्छी है तो वो आराम से RS प्री क्वालिफाई कर सकता है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में से लगभग 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 30 क्वेश्चन जिसके सही हो जाते हैं, और मैथ और रीजनिंग में ऐसा है कि मैथ और रीजनिंग के अगर आप क्वेश्चन सही कर रहे हो तो वो उसमें श्योरिटी पक्की रहती है, और 30 के 30 भी सही हो सकते हैं। सपोज इसके 25 भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो बहुत आगे आराम से क्वालिफाई कर सकता है प्री। इसके अलावा इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि मैथ रीजनिंग जिसकी अच्छी हो उसके लिए इन पोर्शन पे जोर देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलते हैं अगले सेक्शन में, इसके लिए कौन सी बुक प्रीफर करनी चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जो KD पब्लिकेशन है, KD पब्लिकेशन द्वारा जो रीजनिंग की बुक, तर्क शक्ति यानी रीजनिंग की जो बुक पब्लिश की जाती है उसको फॉलो कर सकते हो। अपने जो सिलेबस में उसमें से टॉपिक छाटिए, बुक में से टॉपिक छाटिए अपने सिलेबस के अनुसार, और उन्हीं को बार बार रिवाइज कीजिए। उन्हीं टॉपिक्स पर आधारित आप क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कीजिए। जितनी अधिक प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग पर उतने अच्छे मार्क्स ला पाओगे। मैथ के लिए आप देख सकते हो, जो मैथ वाला पोर्शन अपने सिलेबस में, उसमें से जो RS अग्रवाल की बुक पब्लिश की जाती है, RS अग्रवाल की जो बुक है उसमें से आप अपने जो सिलेबस के पॉइंट है उनको छाटिए तथा उन्हीं पर बार बार प्रैक्टिस कीजिए। चलते हैं अगले पोर्शन की तरफ। अगला पोर्शन है जो है करंट अफेयर्स यानी कि समसामयिक घटनाएं। तो इसमें राजस्थान का राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, मुद्दे, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान, खेल और खेल कूद संबंधी गतिविधियां। तो इसके लिए आप जो बुक प्रेफर कर सकते हो, सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा विजन की जो मंथली मैगजीन होती है, हिंदी मैगजीन, या जो इंग्लिश स्टूडेंट हो इंग्लिश को प्रेफर कर सकते हैं। तो विजन की जो मैगजीन होती है मंथली, उसको आप प्रेफर कीजिए, उसमें सारा नॉलेज डिटेल में होता है। इसके अलावा आप जो राजस्थान पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मोमल जो द्विमासिक या फिर वार्षिक अंक आता है उसको आप प्रेफर कर सकते हो। तो उसमें राजस्थान का जो गहन जो मिल जाता है, उसमें राजस्थान का जो गहन नॉलेज है, जो लगभग जो सभी एग्जामों के लिए जो करंट अफेयर्स है उसमें कवर हो जाते हैं। इसके अलावा जो राजस्थान के लिए आप, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, राजस्थान का जो इकोनॉमिक रिव्यू होता है, राजस्थान का इकोनॉमिक रिव्यू भी प्रीफर कर सकते हो। उसको पढ़ना भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उसमें से कम 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप किसी भी बुक्स को पढ़ें, उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। ऐसा कि नहीं आप एक ही टॉपिक के लिए 3 बुक्स को प्रीफर कर रहे हो, ये गलत है। एक ही बुक्स को पढ़ें, ऑथेंटिक बुक चुनिए। जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड्स में आपको बताया, वो मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से अच्छी बुक्स है, इसलिए अच्छी बुक्स को ही पढ़िए, क्योंकि अच्छी बुक्स को पढ़ेंगे तभी आप सक्सेस होंगे। और सिलेबस के अनुसार पढ़िए, सिलेबस में जो दिया गया है वही छाट कर बुक्स में से पढ़िए। सारी बुक्स को पढ़ना ज़रूरी नहीं है, सब बुक्स के सभी टॉपिक्स को पढ़ना ज़रूरी नहीं है। इसलिए मेहनत कीजिए और लगन के साथ तैयारी कीजिए, क्योंकि आपकी आज की तैयारी आपके जो एग्ज़ाम है उसमें काम आने वाली है। तो इसलिए लगे रहिए, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं अपन नई चीज़ के साथ, नए RS से संबंधित कुछ न्यूज़ के साथ, RS से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उनको लेकर हम चर्चा कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।